दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कमाल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक ऐसे है रोलैंड बार्थ्स का डेथ ऑफ द ऑथर। इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा इस ऐसे में उन्होंने क्या कहा है। एक एक चीज को खोल करके रखूंगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको ढंग से ही ऐसे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाता हूँ। डेथ ऑफ द ऑथर 1967 का ऐसे जिसे लिखा था एक फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट रोलैंड बार्थ्स ने। देखो मैं इनको रोलैंड बार्थ्स ही बोलूँगा क्योंकि ये बोलने में मुझे कन्वीनियंट लगता है। कई लोग इसको रोला बार्थ्स बोलते हैं लेकिन मुझे रोलैंड बार्थ्स ही बोलना है, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ इस ऐसे में उन्होंने क्या बोला है। एक फेमस राइटर का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो एक फ्रेंच फेमस राइटर थे बेल्जाक। उन्होंने एक नोवेल लिखी थी सर रासिन, जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी, इट वॉज अ वुमन विथ हर सडन फियर्स हर इर्रेशनल विम्स। ऐसे बहुत बड़ी लाइन थी ये, ऐसे पूरी लाइन थी ये। मैं पूरी लाइन तो नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि इस लाइन में क्या बोला था बेल्जाक ने। इसमें उन्होंने वुमेनहुड को डिफाइन किया कि औरत एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब ऐसा जीव होती है जो कभी भी डर जाती है बिना वजह, कभी इर्रेशनल डिमांड्स करती है, कभी बिना किसी वजह बहादुरी दिखाती है, कभी नाजुक इमोशन से भरी होती है। तो सिंपली ये लाइन औरत के स्टीरियोटाइप को प्रेजेंट करती है कि ये एक ऐसा जीव है जिसे कोई नहीं समझ सकता। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ लाइन बताई है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोलैंड बार्थ्स यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है यहाँ पर कि उन्होंने बेल्जाक का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, उन्हीं की लाइन चूज़ क्यों की। क्योंकि बेल्जाक फ्रांस जो देश है उसका बहुत बड़ा नोवेलिस्ट था दोस्तों। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर उससे चैलेंज किया जाए तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। शायद ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में रही होगी रोलैंड बार्थ्स के, इसलिए उन्होंने बेल्जाक को चूज़ किया। दूसरा, ये जो लाइन बोल रहा है, ये जो लाइन जो मैंने आपको बताई ऊपर इंग्लिश में, वुमेनहुड के स्टीरियोटाइप को प्रेजेंट करती है कि औरत कभी तो डर जाती है, कभी इरेशनल डिमांड करती है, कभी बहादुरी दिखाती है, कभी नाजुक इमोशन से भरी होती है। तो ये लाइन एग्जैक्टली बोल कौन रहा है इस नोवेल में? इस नोवेल में एक मेल है जो औरत बनकर दिख रहा है, यानी यहाँ पर एक नपुंसक मान लो, तो बेल्जाक उसे वुमेन बोलकर बताता है। वो जो कैरेक्टर है उसे वुमेन बोलकर बताता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, रोलैंड बार्थ्स का सवाल ये है कि एक्चुअली ये लाइन सच में बोल कौन रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। बार्थ्स का मेन आइडिया यही है कि टेक्स्ट से ऑथर को अलग करो। अभी तो वो सवाल पूछ रहा है कि ये लाइन एग्जैक्टली बोल कौन रहा है। ये हीरो बोल रहा है कहानी का, उसका पर्सपेक्टिव है, बेल्जाक बोल रहा है खुद राइटर, उसका पर्सपेक्टिव है, या सोसाइटी बोल रही है? क्योंकि सोसाइटी तो शुरू से ऐसा मानती आई है, औरत को कोई नहीं समझ सकता, इस टाइप का स्टीरियोटाइप। क्या उसका पर्सपेक्टिव है, किसका पर्सपेक्टिव है, कौन बोल रहा है यहाँ पर? ये लाइन एकदम परफेक्ट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हीरो जो बोल रहा है, हीरो भी एक नपुंसक है जो आदमी है, औरत के रूप में बोल रहा है। तो सवाल यह है कि बोल कौन रहा है। इस एक लाइन के पीछे मल्टीपल वॉइसेस हैं। यहाँ पर रोलैंड बार्थ्स कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस हैं इस एक लाइन के पीछे। हमें नहीं पता कि रियल स्पीकर कौन है यहाँ पर, और यही लिटरेचर का नेचर है। ऑथर की आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है, यानी जब एक ऑथर लिखता है तो अकेले उसने ही थोड़ी लिख दिया, उसमें उसके ज़माने का माहौल भी शामिल था, पिछले लिखे हुए वर्क्स भी उसने पढ़े होंगे वो भी शामिल था, उसके ज़माने के जैसे मैंने बताया स्टीरियोटाइप्स शामिल थे, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल था। ये सारी चीज़ें मिक्स होती है तभी तो टेक्स्ट हमारे सामने आता है। रिजल्ट ये होता है कि एक ऐसी वॉइस बनती है जो किसी एक इंसान की नहीं होती। लिटरेचर में ऐसा ही होता है, ऑथर की खुद की पर्सनैलिटी घुल जाती है टेक्स्ट में। रोलैंड बार्थ्स यही कहना चाहते हैं। आप लिटरेचर में इस मिली जुली वॉइस को अलग करके पहचान नहीं सकते। बहुत ही इम्पॉसिबल है कि एग्जैक्टली यहाँ पर बोल कौन रहा है, किसकी वॉइस है। ये मिली जुली वॉइस है। मेनली यहाँ पर डेथ ऑफ द ऑथर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका पर्पस क्या है, इसको लिखने का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। ऑथर को कभी भी लिखे हुए टेक्स्ट का ऑनर बाप नहीं मानना चाहिए कि ये टेक्स्ट तो उसका बच्चा है और वो इस टेक्स्ट का बाप है।
रॉलैंड बार्थ्स यहाँ पर पुराने टाइम का एग्जाम्पल देकर अपनी बात को और मजबूत करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने टाइम पर इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी ऑथर को। पहले लोग कहानियाँ सुनाने वाले को इतनी वैल्यू नहीं देते थे, पहले लोग कहानियों को वैल्यू देते थे। सुनाने वाला सिर्फ एक माध्यम, एक मीडियम की तरह माना जाता था। एक इंसान को जीनियस मानना शुरू हुआ मिडिल एजेस के बाद से। पहले तो एक इंसान जो कहानियाँ सुना रहा है उसको मीडिएटर, यानी एक ऐसा इंसान जो अपनी कला से बस कहानी को आप तक पहुंचा रहा है। लोग बस पहले के टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस को पसंद करते थे, उसे जीनियस नहीं मानते थे। ये जीनियस मानना सही नहीं है। आज के टाइम पर ये शुरू हो गया। लिखने वाले को इंपॉर्टेंस मिलने लगी मिडिल एजेस के बाद से, जब ये ऑथर जैसा शब्द दुनिया के सामने आया। इस टेक्स्ट का ऑथर कौन है, उस टेक्स्ट का ऑथर कौन है। सोसाइटी ने एक इंडिविजुअल पर्सन को स्पेशल प्रेस्टीज देना शुरू कर दी कि ये तो खास है, ये तो जीनियस है, तभी तो ऐसा टेक्स्ट लिख रहा है कि इसने टेक्स्ट लिखा है। आज ये चीज़ बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है कि हर जगह लोग टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथर की लाइफ पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने ये टेक्स्ट लिख दिया। लेयर की पोइट्री मतलब उसका पर्सनल फेलियर, गोवा की पेंटिंग उसकी मैडनेस, चाइकोफ्स्की का म्यूज़िक उसका पर्सनल दोष। तो ये सारी चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत क्या है। वो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं स्टीफन मेलार्मी का। स्टीफन मेलार्मी एक फ्रेंच पोइट और क्रिटिक थे। वो पहले राइटर थे जिन्होंने समझा क्लियरली कि ऑथर टेक्स्ट का मालिक नहीं होता बल्कि लैंग्वेज टेक्स्ट की मालिक होती है। और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे जो रॉलैंड बार्थ्स ने यहाँ पर दिए। प्राउस्ट का एग्जाम्पल दिया, सरियलिस्ट लिंग्विस्टिक्स, इन सब का एग्जाम्पल देकर उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि टेक्स्ट से ऑथर की ऑनरशिप को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, कि टेक्स्ट जो है ऑथर उसका मालिक नहीं है। लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ध्यान देकर सुनना। यहाँ पर रॉलैंड बार्थ्स एक और चीज़ बोलते हैं कि जब टेक्स्ट लिखा जाता है और पढ़ा जाता है वही उसका असली टाइम है। टेक्स्ट को ऑथर का पास्ट बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, यानी ऑथर का पास्ट ऐसा रहा होगा तभी उसने टेक्स्ट लिखा। नहीं, जब आप पढ़ रहे हो, जब वो लिखा गया वही उसका प्रेजेंट टाइम है। ऑथर को उस टेक्स्ट का बाप समझने की गलती ना करो। कुल मिलाकर इस ऐसे में यही है। एक जर्मन प्लेराइट थे बर्टोल्ट ब्रेक्ट। वो थिएटर में एक टेक्निक का यूज़ करते थे, एलियनेशन इफेक्ट या फिर डिस्टेंसिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता था, जब कोई इंसान ड्रामा देखता है, चाहे सीरियल देखे या कुछ भी देखे, किसी भी फॉर्म में ड्रामा देखता है, तो कहानी में पूरी तरह से डूबकर इमोशनल ना हो जाए। यानी जब हम इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज को देखते वक्त, तो रैशनली सोचना बंद कर देते हैं और कैरेक्टर जो कर रहा होता है हमें सही लगता है, चाहे वो कुछ गलत ही कर रहा हो। तो यहाँ पर बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने बोला कि डिस्टेंस बनाकर रखो। याद रहे कि ये सिर्फ एक प्ले है। सवाल पूछो कि ऐसा क्यों हुआ। रैशनली सोचना बंद मत करो, अपने दिमाग के दरवाजे बंद मत करो। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए रॉलैंड बार्थ्स कहते हैं कि मॉडर्न टेक्स्ट में भी आज ऐसा ही होता है, ऑथर एब्सेंट होता है। जैसे बर्टोल्ट ब्रेक्ट के एलियनेशन ने ऑडियंस को मजबूर कर दिया कि प्ले को क्रिटिकल तरीके से सोचो, वैसे ही ऑथर की एब्सेंस ने रीडर को मजबूर कर दिया कि टेक्स्ट को अपने दम पर समझो। तुम्हें ऑथर की ज़रूरत क्या है, तुम अपने आप में कैपेबल हो कि टेक्स्ट को समझ सको। मॉडर्न राइटिंग अब बदल चुकी है। अब लिखने वाले की सोच, उसके एक्सपीरियंस, उसका इरादा, जो कुछ भी उसने सोचा होगा वो सब मायने नहीं रखता। ये टेक्स्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी है। देखो, इस ऐसे को पढ़ते वक्त एक आर्ग्यूमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो ये कि बार्थ्स बार बार कह रहे थे कि ऑथर को उस टेक्स्ट का पास्ट ना माना जाए, ऑथर को उस टेक्स्ट का पास्ट ना माना जाए। उस टेक्स्ट को लिखने का टाइम ही उसका असली ओरिजिन है, उस टेक्स्ट को लिखने का वक्त ही असली ओरिजिन है। तो ये चीज़ मैंने सर्च की तो मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऑथर नहीं, लैंग्वेज सबसे बड़ी पावर है। ऑथर खुद लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करता है, उसके सिस्टम के अंडर लिखता है। उसका कोई भी आइडिया प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक वो लैंग्वेज के शब्दों में बाहर ना आए। यानी उसके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता वो आइडिया, जब तक वो शब्दों के माध्यम से बाहर ना आए। तो रियल ओरिजिन कोई अंदर का थॉट नहीं होता, लिखने का टाइम ही होता है। तो टेक्स्ट का बर्थ तब होता है जब वो लिखा जाता है।
एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके दिमाग में कभी ना कभी अजीब सी तन्हाई आई होगी, मतलब अजीब सा अकेलापन खाया गया होगा उनको। तो क्या सब लिख देते हैं? नहीं नहीं, जो लिख देता है जिस वक्त वो लिखा गया वही उस टेक्स्ट का ओरिजिन है, बर्थ है। ऑथर का पास्ट बर्थ नहीं है, उसने दिमाग में क्या सोचा इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसी टाइम को टेक्स्ट का ओरिजिन माना जाएगा जब वो लिखा गया, इसलिए ऑथर के पास्ट को ओरिजिन मानना गलत है। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि कोई भी टेक्स्ट असल में ओरिजिनल होता ही नहीं है, उसमें कई सारे दूसरे टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस होता है। इसमें अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग राइटिंग, अलग अलग रेफरेंसेस मिक्स होते हैं। तो राइटर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने अंदर का सच लिख रहा हो, वो सिर्फ एक स्क्रिप्टर है जो पहले से मौजूद वर्ड्स, कल्चरल कोड्स को अरेंज कर रहा है। कोई भी ओरिजिनल सच नहीं है। ओरिजिनल सच कहाँ है? कहीं नहीं। हर टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट का इमिटेशन है। अगर शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ते वक्त बस हम ये सोच लें कि बस इसका सच वही है जो शेक्सपियर ने अपने दिमाग में सोचा था, तो हम मीनिंग को एक जगह पर फिक्स कर देंगे। अगर शेक्सपियर ने कह दिया तो वहीं पर लॉक हो गया वो मीनिंग। लेकिन ऑथर को एक बार हटा दें तो हैमलेट के कई मल्टी लेयर्स में मतलब निकल सकते हैं एक ही टेक्स्ट के। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो किसी के लिए हैमलेट फैमिली ड्रामा हो सकता है, किसी के लिए पॉलिटिकल एलेगरी हो सकती है, किसी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ऑथर को टेक्स्ट का मालिक बना दिया जाए तो मीनिंग एक ही जगह पर फाइनल लाइन में लॉक हो जाता है। क्रिटिक्स भी पहले ऐसा ही करते थे। जब तक ऑथर का रूल था क्रिटिक्स का भी रूल था। क्रिटिक्स भी ऐसे ही करते थे कि ऑथर की लाइफ को बता दिया, उसके एक्सपीरियंसेस को बता दिया, क्योंकि दोनों एक ही गेम में खेल रहे थे। लेकिन जब ऑथर को हटा दिया तो क्रिटिक का काम भी बदल गया। वो टेक्स्ट को मल्टीपल लेयर्स में खोदने लगा, उतारने लगा। तो लिटरेचर कभी भी एक फाइनल सीक्रेट, एक फाइनल मीनिंग, एक अल्टीमेट ट्रुथ नहीं ढूंढता। ये सब साइंस का काम है, फिलॉसफी का काम है। लिटरेचर का काम ये है कि टेक्स्ट की मल्टीपल लेयर्स को समझना। हर रीडर अपने हिसाब से समझता है। राइटिंग का असल सेंटर ऑथर नहीं होता, रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है। मतलब टेक्स्ट तभी जिंदा है जब कोई उसे पढ़ रहा है, अपने हिसाब से समझ रहा है, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। आज ये ऐसे ख़त्म हो गया दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।